हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जितेंद्र सर हिंदी साहित्य में। आइए आज हम पढ़ते हैं आदिकाल अर्थात वीर गाथा काल के अंतर्गत आने वाली रचना पद्मावत महाकाव्य के बारे में। चलिए शुरू करते हैं। पद्मावत एक प्रसिद्ध महाकाव्य है जिसकी रचना मलिक मोहम्मद जायसी ने अवधी भाषा में 1540 में की थी। तो ये महत्वपूर्ण है कि पद्मावत महाकाव्य किसने लिखा? मलिक मोहम्मद जायसी ने, और यह अवधी भाषा में 1540 में लिखा गया था। मलिक मोहम्मद जायसी अवधी भाषा के कवि हैं। यह ठेठ ग्रामीण अवधी का प्रयोग करते थे। यह दोहा और चौपाई छंद में लिखा गया महाकाव्य है। तो याद रखना, पद्मावत महाकाव्य जो है दोहा और चौपाई शैली में छंद में लिखा गया है। चौपाई की प्रत्येक 7 अर्दलियों के बाद दोहा आता है और इस प्रकार आए हुए दोहों की संख्या 653 है। इस महाकाव्य में चित्तौड़ की राजा रतन सेन और सिंघल द्वीप की राजकुमारी पद्मावती की प्रेम कहानी है। मतलब पद्मावत महाकाव्य में जो है नायक जो है चित्तौड़ की राजा रतन सेन और नायिका सिंघल द्वीप की राजकुमारी पद्मावती की प्रेम कहानी का उल्लेख है। पद्मावती की कथा वस्तु में राजा रतन सेन और पद्मावती के बीच प्रेम, उनके विवाह और नागमती का वियोग। ये नागमती है जो कि राणा रतन सेन की जो है पहली पत्नी है। तो इसमें पद्मावत महाकाव्य की कथा वस्तु में राजा रतन सेन, पद्मावती के बीच प्रेम, उनके विवाह और नागमती का वियोग, और फिर अलाउद्दीन खिलजी द्वारा पद्मावती के अपहरण की कहानी का उल्लेख है। पद्मावत के पहले खंड का नाम स्तुति खंड है। आप याद रखना, पद्मावत का जो पहला खंड है, पहले खंड का नाम स्तुति खंड है। यह खंड पद्मावत महाकाव्य के शुरुआत में है और इसमें ईश्वर और उसकी शक्तियों का वर्णन किया है। इस खंड में चौपाइयाँ और दोहे भी हैं। पद्मावत के अंतिम खंड का नाम उपसंहार है। तो ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है कि पद्मावत का जो पहला खंड है, पहले खंड का नाम क्या है? स्तुति खंड। जो पहला खंड है उसका नाम है स्तुति खंड और अंतिम खंड का नाम जो है उपसंहार है। पद्मावत महाकाव्य में सूफी तत्वों का समावेश है। इसमें रहस्यवाद, प्रतीकात्मकता और आत्मत्याग है। नेक्स्ट हम देखेंगे, पद्मावती एक सुंदर और वीर महिला के रूप में चित्रित है जो अपने पति के प्रति प्रेम और निष्ठा के लिए जानी जाती हैं। रतन सेन एक साहसी और पराक्रमी राजा के रूप में चित्रित है जो पद्मावती के लिए अपने जीवन को भी दांव पर लगा देता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार पद्मावत की कथा का पूर्वार्ध कल्पित और उत्तरार्ध ऐतिहासिक है। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने पद्मावती के पूर्वार्ध भाग को कैसा माना है? कल्पित माना है, जबकि उत्तरार्ध भाग को कैसा माना है? ऐतिहासिक माना है। आप ये याद रखेंगे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। जायसी कृत पद्मावत में कुल 57 खंड हैं और इनका प्रिय अलंकार उत्प्रेक्षा अलंकार है। यानी जो मलिक मोहम्मद जायसी हैं, इन्होंने जो है पद्मावत महाकाव्य लिखा। इसमें कुल 57 खंड हैं पद्मावत महाकाव्य में, और इनका जो प्रिय अलंकार है वह उत्प्रेक्षा अलंकार है। तो ये एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण प्रश्न है। मलिक मोहम्मद जायसी ने अपने पूर्व लिखे गए 4 प्रेमाख्यानों का उल्लेख किया है: मधुमालती, मृगावती, मुग्धावती और प्रेमावती। मलिक मोहम्मद जायसी ने जो पद्मावत महाकाव्य लिखा, तो इस पद्मावत महाकाव्य के पहले 4 प्रेमाख्यान काव्य और थे, जिसमें मधुमालती, मृगावती, मुग्धावती और प्रेमावती, ये 4 प्रेमाख्यान काव्य पहले से थे। याद रखना। जायसी प्रसिद्ध सूफी फकीर शेख मुहुद्दीन के शिष्य थे। मलिक मोहम्मद जायसी किसके शिष्य थे? शेख मुहिउद्दीन के। ठीक है।
जायसी शेरशाह के समकालीन कवि थे तथा अमेठी के निकट जायस में रहते थे। तो मलिक मोहम्मद जायसी जो है, जो शेरशाह सूरी थे उनके समकालीन थे, आप ये भी याद रखेंगे। और यह अमेठी के निकट जायस में रहते थे। और ये यहाँ पे एक प्रश्न और पूछा जाता है, जो है जायस में रहने के कारण ही, याद रखना, मलिक मोहम्मद जायसी का नाम जो है जायसी पड़ा, क्योंकि वो जायश नामक स्थान के रहने वाले थे। और ये प्रश्न बहुत बार पूछा भी गया है। आगे हम देखते हैं, मलिक मोहम्मद जायसी की प्रमुख रचनाओं की हम बात करें तो सबसे पहले तो ये सबसे प्रसिद्ध रचना है इनकी पद्मावती। उसके बाद अखरावट, आखिरी कलाम, कहरनामा और मसलनामा, यह मलिक मोहम्मद जायसी की महत्वपूर्ण रचना है। इनको चित्रों के माध्यम से हमने समझाने का प्रयास किया है ताकि आपके मस्तिष्क में स्मरण रहे। फिर से हम देखते हैं कि मलिक मोहम्मद जायसी की प्रमुख रचनाओं में पद्मावती, अखरावट, आखिरी कलाम, कहरनामा और मसलनामा प्रमुख हैं। नेक्स्ट देखेंगे, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है, कबीर ने केवल भिन्न प्रतीत होती हुई परोक्ष सत्ता की एकता का आभास दिया था। प्रत्यक्ष जीवन की एकता का दृश्य सामने रखने की आवश्यकता बनी थी, यह जायसी द्वारा पूरी हुई। ये बहुत ही महत्वपूर्ण कथन है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल लिखते हैं कि कबीर ने केवल भिन्न प्रतीत होती हुई परोक्ष सत्ता की एकता का आभास दिया था। प्रत्यक्ष जीवन की एकता का दृश्य सामने रखने की आवश्यकता बनी थी, यह जायसी द्वारा पूरी हुई। आगे लिखा है, विजयदेव नारायण शाही ने पद्मावत को हिंदी में अपने ढंग की अकेली ट्रेजिक कृति कहा है। तो विजयदेव नारायण शाही ने क्या है, पद्मावत को हिंदी में अपने ढंग की अकेली ट्रेजिक कृति कहा है। पद्मावत का नागमती वियोग खंड हिंदी साहित्य की अनुपम निधि है। याद रखना, जो पद्मावत महाकाव्य है इसमें जो नागमती वियोग खंड है ये हिंदी साहित्य की अनुपम निधि है। नागमती रतन सेन की पहली पत्नी का नाम है। सबसे पहले हम बात करेंगे पद्मावत महाकाव्य के प्रमुख खंडों की। खंड में सबसे पहला खंड आता है स्तुति खंड। तो जो स्तुति खंड है, आइए जानते हैं इसके आरंभ में कौन कौन सी घटनाओं का वर्णन है। तो इसका आरंभ जायसी ने जगत के रचनाकार ईश्वर की जो है स्तुति की है। तो जो पद्मावत महाकाव्य का पहला खंड है स्तुति खंड, इसमें क्या किया है, मलिक मोहम्मद जायसी जी ने जगत के रचनाकार माने ईश्वर की स्तुति की है या वंदना की है। इसके बाद उन्होंने पैगंबर मोहम्मद और उनके 4 मित्रों माने खलीफाओं का वर्णन किया है। मतलब याद रखना, ईश्वर की स्तुति के बाद जायसी जी ने क्या किया है, पैगंबर मोहम्मद और उनके 4 मित्रों खलीफाओं का वर्णन किया है। तत्पश्चात उन्होंने तत्कालीन शासक शेर शाह के रूप, गुण आदि का वर्णन करते हुए अपनी गुरु परंपरा का चित्रण किया है। ये मलिक मोहम्मद जायसी जो है शेर शाह सूरी के समकालीन थे, इसलिए इन्होंने शेर शाह सूरी के गुण, स्वभाव आदि की प्रशंसा की है। आगे हम देखेंगे, अब हम बात करें सिंगलदीप खंड की। तो सिंगलदीप जो है पद्मावत महाकाव्य का जो है दूसरा खंड है। ठीक है, इसमें कवि ने सिंगलदीप पद्मावती की जो जन्मस्थली है को 7 द्वीपों में सर्वश्रेष्ठ बताते हुए वहाँ की नारियों का वर्णन पद्मिनी जाति की नारियों के रूप में किया है। सिंगलदीप का शासक गंधर्व सेन है, जिसका वैभव स्वर्ग के समान बताया गया है। तो ये जो दोस्तों, ये जो सिंगलदीप था ये पद्मावत महाकाव्य का दूसरा खंड है, याद रखना। और ये दूसरा खंड है और इसमें जो है इस सिंगलदीप की राजकुमारी थी पद्मावती। ये पद्मावती की जन्मस्थली भी है, जो 7 द्वीपों में सर्वश्रेष्ठ बताया है इसको जो है जायसी जी ने। और वहाँ नारियों का वर्णन पद्मिनी जाति की नारियों के रूप में किया है। और सिंगलदीप का जो शासक है वो कौन है, गंधर्व सेन है, जिसका वैभव स्वर्ग के समान है। और जो पद्मावती थी वह गंधर्व सेन की ही पुत्री थी।
आगे हम देखेंगे जन्म खंड की यदि हम बात करें, तीसरा जो खंड है वह जन्म खंड है। मतलब पद्मावत महाकाव्य का जो पहला खंड था वह था स्तुति खंड, दूसरा खंड था सिंगलदीप खंड, और अब जो तीसरा खंड है वह जन्म खंड है। इस खंड में गंधर्वसेन की रानी चंपावती के गर्भ से पद्मावती के जन्म लेने की कथा है। मतलब अपन ये भी यहाँ याद रखेंगे कि पद्मावती के पिता का नाम गंधर्वसेन और माता का नाम चंपावती था। पद्मावती के पिता का नाम गंधर्वसेन और माता का नाम चंपावती था। तो इनके यहाँ पद्मावती का जन्म होता है। इस सुंदर कन्या का नाम जन्म के बाद मतलब जो है पद्मावती रखा गया। फिर बताया गया है कि 12 वर्षीय पद्मावती के साथ एक चतुर तोता रहता था जिसका नाम हीरामन है। मतलब ये पद्मावती के साथ एक चतुर तोता रहता था, इसका नाम क्या है? हीरामन है। यह तोते के साथ धर्म तथा जीवन के प्रश्नों की चर्चाएं करती थीं। पद्मावती युवती हो चुकी थी किंतु गंधर्वसेन ने उसका विवाह नहीं किया क्योंकि यह अपने बराबर किसी को नहीं मानती थी। क्या था, जो रानी पद्मावती थी वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी और बहुत ज़्यादा खूबसूरत होने के कारण उनको थोड़ा सा गुमान था, वो अपने बराबर खूबसूरत किसी को नहीं समझती थी, इसलिए राजा गंधर्वसेन ने जो है उनका विवाह नहीं किया। तो ऐसी स्थिति में जो है रानी पद्मावती अपने मन की दशा हीरामन तोते को बोलती थी। आगे हम देखेंगे पद्मावती अपना विवाह ना होने की पीड़ा हीरामन तोते से कहती थी, जिसका राजा को पता चल गया। उसने यह समझा कि हीरामन तोता पद्मावती को इस प्रकार की अनुचित बातें सिखाता रहता है, इसलिए उसने हीरामन तोते को मारने की आज्ञा दी। मतलब जो है जब राजा जो गंधर्वसेन थे वो जब पद्मावती का विवाह नहीं करते तो पद्मावती अपने मन की बात हीरामन तोते से कहती हैं। तो इस बात का पता जो है राजा गंधर्वसेन को लग जाता है, तो वह रानी हीरामन तोते को मारने का प्लान बनाते हैं, क्योंकि उनको लगता है यह तोता रानी पद्मावती को उल्टी सीधी बातें सिखाता है। आगे हम देखेंगे पद्मावती द्वारा छिपा लेने के कारण हीरामन बच तो गया किंतु इस बेचैनी के कारण वहाँ से चले जाने की इच्छा व्यक्त करने लगा। तो जब हीरामन तोते को मारने की बात होती है तो वह अभिलाषा रखता है कि मैं यहाँ से चला जाऊँ। रानी पद्मावती किसी तरह उसको बचा लेती हैं। पद्मावती के आग्रह के कारण वह वहाँ से ना जा सका, मतलब हीरामन तोता वहाँ से नहीं जाता क्योंकि रानी पद्मावती उसको आग्रह करके रोक लेती हैं। आगे हम देखेंगे मानसरोवर खंड। तो ये जो मानसरोवर खंड है इसमें क्या है, एक बार पूर्णमासी के अवसर पर पद्मावती अपनी समवयस्क सहेलियों के साथ मानसरोवर में स्नान कर रही थीं। पद्मावती के सौंदर्य को देखकर सरोवर भी मोहित हो गया। मतलब जब रानी पद्मावती इस मानसरोवर में स्नान करती हैं तो वह सरोवर भी क्या हुआ, रानी पद्मावती के रूप पर मोहित हो गया। पद्मावती को माफ़ी चाहेंगे, रुको एक मिनट। पद्मावती को साक्षी बनकर सखियां जल में एक खेल खेलने लगीं। साक्षी बनाकर मतलब जो रानी पद्मावती थी उसको साक्षी बनाकर ये बाकी जो सहेलियां हैं वह एक खेल खेलने लगीं कि जिसकी शर्त है थी कि जो खेल में हार जाएगा उसे अपने गले का हार देना होगा। एक सखी उस खेल में प्रवीण ना होने के कारण अपना हार खो बैठी और रोने लगी। सब सहेलियों ने डुबकियां लगाकर हार को खोजने का प्रयास किया। अंततः पद्मावती के चरण स्पर्श होते ही स्वयं को धन्य मानते हुए सरोवर ने हार ऊपर तैरा दिया, जिसे लेकर सभी सखी प्रसन्न हो गईं। साथियों, प्रेमाख्यान काव्य जो है कल्पना के आधार पर लिखे गए हैं। हाँ, थोड़ा बहुत इसमें ऐतिहासिकता का भी प्रमाण है, तो इस प्रकार की घटनाओं का वर्णन प्रेमाख्यान काव्यों में मिलता है। आगे हम देखते हैं पांचवा जो खंड है वह सुआ खंड है। तो हम इसमें देखेंगे पद्मावती अपनी सहेलियों के साथ उछल कूद में लगी हुई थी कि मौके का फ़ायदा उठाकर हीरामन तोता उड़ गया।
तो इधर पद्मावती क्या है, अपनी सखियों के साथ खेल कूद रही थी। इतने में हीरामन तोता जो है मौके का फ़ायदा उठा करके उड़ जाता है, चला जाता है। वन में पंछियों ने हीरामन जो तोता था उसका स्वागत सत्कार किया। कुछ दिनों तक तो वह वन के पंछियों के साथ आनंद पूर्वक रहा, किंतु बाद में एक बहेलिया द्वारा पकड़ लिया जाता है। बहेलिया बोलते हैं पंछी पकड़ने वाले शिकारी को। आगे हम देखेंगे छठवां जो खंड है वह रतन सेन के जन्म का खंड है। छठवां खंड, प्रस्तुत खंड में रचना के नायक रतन सेन का चित्तौड़ के चित्रसेन नामक राजा के यहाँ जन्म लेना दिखाया गया है। तो जो राजा रतन सेन थे, चित्तौड़ के चित्रसेन नामक राजा के यहाँ इनका जन्म हुआ था। पंडितों और ज्योतिषों ने उनके भविष्य के संबंध में बताया कि यह बड़ा प्रतापी राजा होगा। उन्होंने यह भी बताया कि रतन सेन योगी बनकर सिंगलदीप जाएगा और वहाँ से पद्मावती को विवाह करके चित्तौड़ लेकर के आएगा। तो जब जो है राजा रतन सेन का जन्म जो है यहाँ चित्तौड़ के राजा चित्रसेन के यहाँ होता है, तो जन्म पर काफ़ी जो है ब्राह्मण पुरोहित इनके जन्म की भविष्यवाणी करते हैं जन्म के टाइम कि यह बहुत बड़ा मतलब जो है बहुत ज़्यादा इनका मतलब नाम होगा और ये चित्तौड़ से मतलब सिंगलदीप जाएंगे और वहाँ रानी पद्मावती को चित्तौड़ विवाह करके लाएंगे। तो इनके ऐश्वर्य की प्रशंसा बढ़ेगी, ऐश्वर्य बढ़ेगा मतलब, और यह ऐश्वर्य राजा भोज और विक्रमादित्य के समकक्ष होगा। आगे हम देखते हैं बंजारा खंड। इस खंड में चित्तौड़ का एक बंजारा व्यापार के लिए सिंगलदीप जाते हुए दिखाया गया है। उसके साथ एक गरीब ब्राह्मण भी वहाँ गया। वह किसी से थोड़ा सा कर्ज ले गया था, किंतु वह सिंगलदीप के हाट में से कुछ भी नहीं खरीद सका। तभी यह बहेलिया हीरामन तोते को लेकर आया और ब्राह्मण ने इस हीरामन तोते को ही खरीद लिया। जब रतन सेन को पता लगा कि सिंगलदीप के आए व्यापारी एक बोलने वाला अनोखा तोता लेकर के आए हैं, तो रतन सेन उस हीरामन तोते को खरीद लेता है। तो इसमें क्या होगा, जो बहेलिया जो तोता लेकर के मतलब वहाँ से शिकार करके गया था, तो वह चित्तौड़ क्या कहते हैं उसमें सिंगलदीप में एक व्यापारिक मेले में उस तोते को बेच देंगे और उस तोते को खरीद करके वो तोता किसी तरह राजा रतन सेन के यहाँ पहुँच जाता है और राजा रतन सेन उस पहुँचे हुए तोते को खरीद लेते हैं। आगे हम देखेंगे। साथियों, ये कथा आपको अच्छी लग रही होगी शायद, और इसमें आपके सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को सम्मिलित करने का प्रयास किया है। अगर आपको हमारा यह प्रयास अच्छा लगा है तो हमारे चैनल से जुड़े रहिए, ताकि आपको आगे भी इस प्रकार की का मटेरियल जो है एक जगह एक ही प्लेटफॉर्म पर मिल जाएगा। आगे हम देखते हैं। पद्मावत में निम्न प्रतीकों का प्रयोग किया गया है। राणा रतन सेन मन का प्रतीक है। जो राणा रतन सेन है वो काय के प्रतीक हैं, मन के। सिंगलदीप हृदय का प्रतीक है। पद्मावत श्रद्धा या सात्विक बुद्धि का प्रतीक है। याद रखना, पद्मावत महाकाव्य में प्रतीकों का प्रयोग किया गया है और यहाँ से भी परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं। राणा रतन सेन जो है मन का प्रतीक है। सिंगलदीप मतलब जो सिंगलदीप यानी वन है वह हृदय का प्रतीक है और पद्मावत श्रद्धा या सात्विक बुद्धि का प्रतीक है। आगे हम देखेंगे। सुआ या हीरामन तोता गुरु का प्रतीक है। नागमती दुनिया धंधा या सांसारिकता का प्रतीक है। राघव चेतन शैतान का प्रतीक है और अलाउद्दीन माया का प्रतीक है। यहाँ इनको हम एक बार और देखेंगे। सुआ या हीरामन तोता गुरु का प्रतीक है और नागमती दुनिया धंधा या सांसारिकता का प्रतीक है। राघव चेतन शैतान का प्रतीक है और अलाउद्दीन खिलजी माया का प्रतीक है। अब हम आगे देखते हैं। रानी पद्मावती का जन्म पुगलगांव जैसलमेर में हुआ, निधन चित्तौड़ में हुआ था। मतलब कुछ स्रोतों से ऐसा पता लगता है। रानी पद्मावती के पिता का नाम गंधर्व सेन और माता का नाम चंपावती था। कर्नल टॉड ने रतन सिंह या
रतन सेन के बदले भीम सिंह नाम का प्रयोग किया। यहाँ आप याद रखेंगे जो राजा रतन सेन थे, तो रतन सिंह या रतन सेन, इसके बदले इन्होंने क्या नाम प्रयोग किया? भीम सिंह नाम का प्रयोग किया। और वह भी वस्तुतः राणा नहीं बल्कि राणा लखमसी लक्ष्मण सिंह के चाचा थे, जो कि लक्ष्मण सिंह के बच्चे होने के कारण शासन संभाल रहे थे। आगे हम देखेंगे। सिंगलदीप श्रीलंका का राजा गंधर्व सेन था, जिसकी कन्या पद्मावती या पद्मिनी थी। ये मूल कथा की शुरुआत हो चुकी है। तो सिंगलदीप श्रीलंका का राजा गंधर्व सेन था, जिसकी कन्या पद्मावती या पद्मिनी थी। उसने एक सुआ पाल रखा था या सुग्गा पाल रखा था, जिसे तोता बोलते हैं, जिसका नाम हीरामन था। उसके पिता को उसकी निकटता पसंद नहीं है और वह तोते को मार डालने का आदेश देता है। तोता सजा से बचने के लिए उड़ जाता है, लेकिन एक पक्षी पकड़ने वाले बहेलिये द्वारा पकड़ लिया जाता है और अंततः चित्तौड़ के शासक रतन सेन का पालतू बन जाता है। इसी सुग्गे से राजा ने पद्मावती के अद्भुत सौंदर्य का वर्णन सुना, जो उसे प्राप्त करने के लिए योगी बनकर निकल पड़ा। मतलब जब जो राजा रतन सेन उस तोते को खरीद लेते हैं, तो उसी तोते के मुख से वह रानी पद्मावती की प्रशंसा सुनते हैं और उस प्रशंसा सुनने के कारण जो है वह योगी बनकर पद्मावती को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। और एक चीज़ और हम यहाँ बताएं कि जो हीरामन तोता था, उससे रानी पद्मावती अपने मन की बात कहती थी। तो हीरामन बोलता था कि मैं तुम्हारे लिए एक योग्य वर ढूंढ करके लेकर के आऊँगा। आइए आगे देखते हैं। पद्मावती की सुंदरता के बारे में तोते के वर्णन से प्रेरित होकर रतन सेन सिंगलदीप राज्य का दौरा करने का फैसला करता है। अपने 16,000 जागीरदारों और राजकुमारों के साथ और तोते को अपना मार्गदर्शक बनाकर यह 7 समुंदर पार करके सिंगलदीप पहुंचता है। अनेक वनों और समुद्रों को पार करके वह सिंगलदीप पहुंचा। सुग्गे के द्वारा रतन सेन ने पद्मावती के पास अपना संदेश भेजा। तो यहाँ क्या हुआ, जब तोते के मुख से प्रशंसा सुनी राजा रतन सेन ने, तो वह सिंगलदीप अपने 16,000 सैनिकों के साथ पहुँचता है और पहुँच करके मतलब जो है अनेक समुद्र और मतलब वनों को वह अपने मार्ग में पार करके पहुँच पाता है। और फिर पहुँच करके वह सुग्गे माने तोते के द्वारा रतन सेन ने पद्मावती के पास अपना संदेश भेजा। वहाँ रतन सेन एक मंदिर में तपस्या करके पद्मावती को जीतने की कोशिश करते हैं। मतलब जो सिंगलदीप में एक मंदिर था, उस मंदिर में जो है रतन सेन बैठ जाते हैं और पद्मावती को प्राप्त करने की कामना करते हैं, क्योंकि इसी मंदिर में रानी पद्मावती भी आया करती थी। ये हीरामन तोते ने पहले ही बता दिया था। तोते द्वारा सूचित किए जाने पर पद्मावती मंदिर जाती है और रतन सेन से मिले बिना वापस लौट जाती है। हालांकि वह उसके लिए तरसने लगती है। पद्मावती जब उससे मिलने के लिए एक देवालय में आई, उसको देखकर जो रतन सेन था वह मूर्छित हो गया, क्योंकि वह इतनी ज़्यादा सुंदर थी रानी पद्मावती। पद्मावती उसको अचेत छोड़कर चली गई। चेतन अवस्था में आने पर रतन सेन बहुत दुखी हुआ। जाते समय पद्मावती ने उसके हृदय पर चंदन से यह लिख दिया था कि उसे वह तब पा सकेगा जब 7 आकाशों जैसे ऊंचे सिंगलदीप पर चढ़ाई करेगा। याद रखना, यहाँ जो है सिंगलदीप की ऊंचाई कितनी बताई है? 7 आकाशों के बराबर ऊंचा। तो इस प्रश्न को भी आप याद रखेंगे। तो ये सिंगलदीप पर चढ़ाई करके तभी वह रानी पद्मावती को पा सकेगा। ऐसा चंदन से लिख करके रानी पद्मावती चली गई। आगे हम देखते हैं। तपस्वियों के वेश में रतन सेन और उनके अनुयायी किले पर हमला करते हैं, लेकिन गंधर्व सेन द्वारा उन्हें पकड़ लिया जाता है। जब रतन सेन को मृत्युदंड दिया जाने वाला होता है, तो उसका कवि उसकी पहचान उजागर कर देता है। गंधर्व सेन फिर पद्मावती का विवाह रतन सेन से करा देता है। मतलब जब रतन सेन ने
वहाँ आक्रमण किया सिंघल द्वीप पर, तो राजा गंधर्वसेन उन्हें पकड़ के बंदी बना लेता है और मृत्युदंड देने का फैसला करता है। और इसी समय जो है रतन सेन का एक मंत्री होता है, वह जो राजा थे गंधर्वसेन उनको पूरी सच्चाई बता देता है कि यह चित्तौड़ के राजा हैं। और ऐसा सुनकर के जो है जो राजा गंधर्वसेन थे वह अपनी पुत्री का विवाह रतन सेन से कर देते हैं। तो ये मूल कथा है। आगे हम देखेंगे पद्मावती और रतन सेन सिंघल में अपनी शादी को पूरा करते हैं। रतन सेन की पहली पत्नी नागमती चित्तौड़ में उनके लिए तरसती हैं। मतलब क्या होगा ना, राजा रतन सेन तो पद्मावती से शादी करके वहीं सिंघल द्वीप में रह जाते हैं, लेकिन उधर नागमती उनके वियोग में तरसती रहती हैं। ये देखो नागमती पृष्ठ है, यहाँ लिखा हुआ है। वह सिंघल को संदेश भेजने के लिए एक पक्षी का उपयोग करती है, जिसके बाद रतन सेन चित्तौड़ लौटने का फैसला करता है। तो नागमती क्या करेंगे, एक पंछी के माध्यम से वहाँ संदेश भेजेंगे राजा रतन सेन के पास, तो रतन सेन वापस लौटने का फैसला करते हैं। आगे हम देखेंगे नागमती वियोग खंड के बारे में। ये हिंदी का बहुत ही महत्वपूर्ण खंड है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भी नागमती के विरह वर्णन को हिंदी साहित्य की अमूल्य निधि घोषित किया। याद रखना, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने नागमती वियोग खंड को हिंदी साहित्य की अमूल्य निधि घोषित किया। इस विरह वर्णन ने शुक्ल जी को इतना प्रभावित किया कि उन्होंने जायसी को अपनी त्रिवेणी में स्थान दिया। वस्तुतः पद्मावत के पढ़ने के उपरांत पाठक के मन पर रतन सेन, नागमती, पद्मावती के प्रेम एवं उनके विरह के अतिरिक्त और कोई प्रभाव शेष नहीं रहता है। यह प्रेम की अनन्यता ही है जिसने रतन सेन को राज सिंहासन से उतारकर दर दर का भिखारी बना दिया। आगे हम देखेंगे नागमती वियोग कवि मलिक मोहम्मद जायसी की रचना पद्मावत का एक खंड है, जो नागमती के पति रतन सेन के विरह का मानविक विवरण देता है। यह खंड पद्मावत के 30वें खंड में पाया जाता है। मतलब ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि नागमती वियोग खंड पद्मावत महाकाव्य का 3रा खंड है, आप याद रखेंगे। आगे लिखा है और इसमें नागमती के विरह व्यथा का वर्णन है जो हिंदी साहित्य में अनोखा है। पद्मावत महाकाव्य में वियोग पक्ष को रतन सेन, पद्मावती और नागमती के माध्यम से दिखाया गया है, जिसमें नागमती के विरह का विशेष वर्णन है। नागमती वियोग खंड जो पद्मावत महाकाव्य का एक महत्वपूर्ण भाग है, नागमती के पति रतन सेन के विरह में व्याकुल होने का वर्णन करता है। यह खंड नागमती के विरह, व्याकुलता और पति के प्रति प्रेम की गहराई को दर्शाता है। नागमती को अपने पति रतन सेन के जाने के बाद गहरा विरह होता है। वह रतन सेन के वियोग में व्याकुल और दुखी होती है। वह उनकी याद में रात दिन चित्तौड़ के मार्ग पर आंखें लगाए रहती है। पद्मावत में नागमती राजा रतन सेन की पत्नी है और वह सांसारिक सुखों, मोह और इच्छाओं का प्रतीक है। इस प्रश्न को आप याद रखेंगे। जो नागमती है वह सांसारिक सुखों, मोह और इच्छाओं का प्रतीक है। पद्मावती बुद्धि या सात्विक बुद्धि का प्रतीक है, जबकि नागमती सांसारिक सुखों का प्रतीक है, जो रतन सेन को पद्मावती बुद्धि के पास जाने से रोकती है। रतन सिंह पहले से ही विवाहित था और उसकी उस विवाहित रानी का नाम नागमती था। रतन सेन के विरह में उसने 12 महीने कष्ट झेलकर किसी प्रकार एक पक्षी के द्वारा अपनी विरह गाथा रतन सिंह के पास भिजवाई और इस विरह गाथा से द्रवित होकर रतन सिंह पद्मावती को लेकर चित्तौड़ में लौट आया। चित्तौड़ में पद्मावती और नागमती रतन सेन का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने की होड़ में लग जाते हैं। मतलब क्या होगा, जब रानी पद्मावती चित्तौड़ आ जाएंगी तो रतन सेन की पहली पत्नी जो है नागमती और रानी पद्मावती दोनों ही राजा का ध्यान अपनी अपनी ओर खींचने का प्रयास करते हैं। इस बीच रतन सेन की सभा में राघव चेतन नाम का एक तांत्रिक था
जो असत्य भाषण करता था। इस कारण रतन सिंह ने राघव चेतन को निर्वासित माने देश निकाला दे दिया। पद्मावती ने निर्वासित राघव चेतन को शांत करने के लिए अपनी चूड़ी भेंट में दे दी, क्योंकि वह एक ब्राह्मण था। इसलिए नागमती ने सोचा कि चलो अपन इनको एक चूड़ी भेंट कर देते हैं, ताकि मतलब इनको ज़्यादा दुख नहीं होगा। आगे हम देखते हैं। निर्वासित राघव चेतन दिल्ली में अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में जाता है और उसे चूड़ी दिखाता है। जब अलाउद्दीन राघव चेतन से चूड़ी के बारे में पूछता है तो वह रानी पद्मावती की बेजोड़ सुंदरता का वर्णन करता है। मतलब क्या होगा, जो राघव चेतन है वह दिल्ली में जाएगा। दिल्ली में अलाउद्दीन जो खिलजी के दरबार में जाता है, जो तत्कालीन शासक है, उस अलाउद्दीन खिलजी को वो सोने की चूड़ी दिखाता है और दिखाने के साथ साथ रानी पद्मावती की बहुत ज़्यादा सुंदरता का वर्णन मतलब जो है करता है। अलाउद्दीन खिलजी पद्मावती के अद्भुत सौंदर्य का वर्णन सुनकर उसको प्राप्त करने के लिए लालायित हो उठा और उसने चित्तौड़ पर आक्रमण कर दिया। दीर्घ काल तक उसने चित्तौड़ पर घेरा डाल रखा, किंतु कोई सफलता मिलते उसे दिखाई ना दी। इसलिए उसने धोखे से रतन सिंह को बंदी बनाने के विषय में विचार किया। इसके बाद अलाउद्दीन ने चित्तौड़ की घेराबंदी की और पद्मावती को अपने लिए मांगा। क्या हुआ, जब जो है अलाउद्दीन खिलजी चित्तौड़ पर आक्रमण करता है तो काफ़ी दिनों तक वो चित्तौड़ को घेरे रखता है, लेकिन उसे सफलता प्राप्त नहीं होती। तो वो सोचता है कोई कूटनीति के तहत रतन सेन को बंदी बनाया जाए। तो इसके बाद अलाउद्दीन ने चित्तौड़ की घेराबंदी की और पद्मावती को अपने लिए मांगा। रतन सेन ने मांग को अस्वीकार कर दिया, लेकिन अलाउद्दीन को किले के अंदर आने की अनुमति प्रदान कर दी। मतलब क्या किया रतन सेन ने, जो रानी पद्मावती का प्रस्ताव तो ठुकरा दिया, लेकिन रतन सेन ने जो है अलाउद्दीन को किले के अंदर आने की अनुमति दे दी। रतन सेन ने अपने जागीरदार गोरा बादल की सलाह के खिलाफ अलाउद्दीन को किले के अंदर एक मेहमान के रूप में आमंत्रित किया। अब क्या था, जो रतन सेन है इनके मुख्य सेनापति थे कौन कौन, गोरा और बादल। याद रखना बहुत महत्वपूर्ण है, गोरा और बादल। तो रतन सेन के मुख्य सेनापति हैं गोरा और बादल। इनकी बिना सलाह मशवरा के उन्होंने रतन सेन को किले के अंदर आने की अनुमति दे दी। तो जो है रतन सेन ने अपने जागीरदार गोरा और बादल की सलाह के खिलाफ अलाउद्दीन को किले के अंदर एक मेहमान के रूप में आमंत्रित किया। अलाउद्दीन धोखे से पद्मावती की एक झलक पाता है, रतन सेन को पकड़ लेता है और दिल्ली लौट जाता है। तो अलाउद्दीन क्या करेगा, रानी पद्मावती की झलक एक आईने में देखेगा और तो वह रतन सेन को पकड़ के दिल्ली ले जाता है। चित्तौड़ में पद्मावती अत्यंत दुखी हुई और अपने पति को मुक्त कराने के लिए वह अपने सामंतों गोरा बादल के घर गई। मतलब जो सेनापति थे गोरा और बादल, उनके यहाँ घर पे जाती हैं। गोरा और बादल ने रतन सिंह को मुक्त कराने का बीड़ा लिया। उन्होंने 1600 डोलियां सजाईं, जिसके भीतर राजपूत सैनिकों को रखा और दिल्ली की ओर चल पड़ा। वहां पहुंचकर उन्होंने यह कहलाया कि पद्मावती अपनी चेरियों के साथ सुल्तान की सेवा में आई हैं। चेरियों या माने दासी या सहायिका या जो भी समझ लो। तो वहां पहुंचकर जो गोरा बादल थे उन्होंने क्या कहलवाया कि रानी पद्मावती अपनी चेरियों माने सहेलियों के साथ सुल्तान की सेवा में आई हैं और अंतिम बार अपने पति रतन सेन से मिलने की आज्ञा चाहती हैं। सुल्तान ने आज्ञा दे दी। मतलब अलाउद्दीन खिलजी रानी पद्मावती को अंतिम बार मतलब रतन सेन से मिलने की आज्ञा दे देता है। डोलियों में बैठे हुए सैनिकों ने रतन सिंह को बेड़ियों से मुक्त किया और वे उसे निकाल कर भाग गए। अब डोली में जो सैनिक बैठे हुए थे उन्होंने क्या किया, रतन सिंह को मुक्त कर दिया और उसे भागने में मदद की। अलाउद्दीन खिलजी की सेना ने उनका पीछा किया, किंतु रतन सिंह सुरक्षित चित्तौड़ भाग निकला, लेकिन भागने के दौरान लड़ते हुए गोरा मारा जाता है, जबकि बादल
रतन सेन के साथ सुरक्षित चित्तौड़ भागने में सफल रहा। मतलब जब ये वहाँ से भाग करके आते हैं तो इनका जो सब प्रमुख वीर योद्धा है गोरा, वह मारा जाता है। लेकिन जो एक और योद्धा था बादल, वह उनके साथ सुरक्षित चित्तौड़ भाग आता है। जिस समय रतन सिंह दिल्ली में बंदी था, कुंभलनेर के राजा देवपाल ने पद्मावती के पास एक दूत भेजकर उससे प्रेम प्रस्ताव किया था। मतलब क्या था, जो अलाउद्दीन खिलजी था वह रतन सेन को पकड़ के जब दिल्ली ले गया तो चित्तौड़ के नज़दीक की एक रियासत थी, वहाँ का राजा था कुंभलनेर। कुंभलनेर का जो राजा था देवपाल, मतलब कुंभलनेर वो जगह का नाम है जहाँ का राजा कौन था, देवपाल। उसने क्या किया, उसने सोचा कि रतन सेन तो है नहीं है, तो वह पद्मावती के पास एक दूत भेजता है और दूत के माध्यम से अपना प्रेम प्रस्ताव भेजता है। रतन सिंह से मिलने पर जब पद्मावती ने उसे यह घटना सुनाई तो रतन सेन चित्तौड़ से निकल पड़ा और कुंभलनेर जा पहुंचा। वहां उसने देवपाल को द्वंद्व युद्ध के लिए ललकारा। तो ये बात सुन करके जो है रतन सेन कुंभलनेर का जो शासक था देवपाल, उसके यहाँ जो है उसको युद्ध के लिए ललकारते हैं पहुंचकर। तो दोनों में युद्ध होता है। इस युद्ध में रतन सेन देवपाल की सेल से बुरी तरह आहत हुआ, फिर भी रतन सेन देवपाल को मारकर चित्तौड़ लौटा। मतलब इस युद्ध में दोनों पहले बहुत ज़्यादा घायल होते हैं, जिसमें देवपाल की मृत्यु हो जाती है और उस घायल अवस्था में ही मतलब जो है रतन सेन चित्तौड़ लौटता है। इस बीच अलाउद्दीन की सेना चित्तौड़ पर पहुंच जाती है। इधर अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर आक्रमण कर दिया और रतन सेन की हत्या कर दी। एक निश्चित हार का सामना करते हुए नागमती और पद्मावती किले की अन्य महिलाओं के साथ जौहर मतलब सामूहिक आत्मदाह करके आत्महत्या कर लेती हैं, जबकि पुरुष मौत से लड़ते हैं। अलाउद्दीन एक खाली किले पर कब्जा कर लेता है। पद्मावती और नागमती ने उसके शव के साथ चितारोहण किया। अलाउद्दीन ने चित्तौड़ में प्रवेश किया, किंतु उसे पद्मावती न मिलकर उसकी चिता की राख ही मिली। इस कथा में जायसी ने इतिहास और कल्पना, लौकिक और अलौकिक का ऐसा सुंदर सम्मिश्रण किया है कि हिंदी साहित्य में दूसरी कथा इन गुणों में पद्मावत की ऊंचाई तक नहीं पहुंच सकी। साथियों, ये था पद्मावत महाकाव्य। आप लोगों ने इस वीडियो को ध्यान से देखा, इसके लिए आपका धन्यवाद। अगर आप आगे भी इसी प्रकार के वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल जितेंद्र सर हिंदी साहित्य से जुड़े रहें। नमस्कार, धन्यवाद, बाय।